कहाँ पे छोड़ा था कल? हाँ, ये पर्सन छोड़ा था। नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। मैं आपके बीच राकेश चौधरी, ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें भाई। और जितने विद्यार्थी नए जुड़ते भाई, सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। युवराज शेयर कर दे। मनीष किताब बंद कर दे। उड़ना अजीब। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? बलबन को, मोहम्मद बिन तुगलक को, सिकंदर शाह लोदी को, या इल्तुतमिश को? यानी कि पागल क्यों बोलते थे? क्योंकि बताते अपने शासन काल में जो धातुओं से निर्मित मुद्राएं थी उनका जो प्रचलन था उनको बंद करवा दिया और चमड़े की मुद्रा इन्हें चालू कर दी। तो चमड़े की मुद्रा चालू करने के कारण इन्हें पागल या मूर्ख शासक भी कहा गया और सबसे विद्वान शासक भी यही था। तो इसका नाम क्या आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक जिसके बचपन का नाम जोना खां या जूना खां के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक अफ्रीका का यात्री भारत आया था जिसका नाम आता है इबन बतूता। तो इबन बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और इस मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम आता है रहला नामक पुस्तक। रहला किसने लिखी थी? इबन बतूता। और इबन बतूता किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक है? तुगलक वंश का कौन सा शासक है ये? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? और आपको पता होगा महमूद गजनवी ने भारत में सबसे पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी। सबसे लास्ट आक्रमण था 1027 में, जो जाटों के साथ हारा था। और 1025 के आक्रमण को याद रखना क्योंकि इसमें किस मंदिर को लूटा इसने? सोमनाथ, गुजरात के मंदिर को लूटा। लेकिन महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले जो इतिहासकार थे उनका नाम क्या था आपके? अल बरूनी। और इस अल बरूनी के द्वारा एक किताब लिखी गई, इसका बुक का नाम बताइए सारा। किताब किताब हाँ, उल हिंद। उल हिंद यानी कि हिंदुस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अल बरूनी। और अल बरूनी किसके समय आया था? महमूद गजनवी। जब महमूद गजनवी जब भारत आया तब भारत का जो शासक था उसका नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान। तो कई बार यह भी प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज चौहान के समय यानी कि कौन आया था? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किए? 17 बार। और महमूद गजनवी कहां का रहने वाला था? मध्य एशिया के देश यानी कि गजनी देश का रहने वाला था। इसको सुल्तान गजनवी के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद है। गौरी देख लो, गौरी तो कब आता आपके? 1175 के बाद आएगा आपके, तो ये तो बहुत पहले हो गया। ठीक है ना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स बोट ने, न्यूटन ने, या आपके स्टीवन फ्लेमिंग ने? देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज किसने की थी? आपके फ्लेमिंग के द्वारा। लेकिन जेम्स बोट के द्वारा किसकी खोज की गई है भैया? भाप इंजन की। लेकिन एक आता है डीजल। कौन सा आता है? डीजल। तो एक नाम मिलेगा रुडोल्फ। रुडोल्फ रुडोल्फ डीजल। तो रुडोल्फ डीजल के द्वारा किसकी खोज की गई है भैया? डीजल इंजन की। तो कई बार यह प्रश्न आता है कि रेल इंजन में भाप इंजन स्ट्रीम की खोज किसने की थी? जेम्स वोट के द्वारा। लेकिन डीजल इंजन की खोज किसने की थी भैया? रुडोल्फ डीजल के द्वारा। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि रेलवे जो रेलवे दिवस है वो किस तारीख को बनाया था? रेलवे दिवस की अगर बात करें तो 16 अप्रैल को। कब आता है? और किसके शासनकाल में रेल व्यवस्था चली थी? लॉर्ड डलहौजी डलहौजी के। अगले प्रश्न को देखिए, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु के द्वारा करवाया गया? सारे विद्यार्थी सेशन को दबा के शेयर करें भाई साहब। सुनील सर हमारे साथ जोड़े, सभी को नमस्कार। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन में दिया गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद, या गुरु अर्जुन। देखो, स्वर्ण मंदिर की जो नींव रखी थी वो गुरु रामदास ने रखी थी, लेकिन निर्माण की बात पूछ रहा है तो आप क्या बोलोगे? गुरु अर्जुन देव। और सिखों के कौन से नंबर के गुरु है ये? जबकि ये कौन से नंबर के गुरु हैं? और ये गुरु हरगोविंद कौन से नंबर के हैं? गुरु हरगोविंद है ये। हरगोविंद है ये। और वो मिलेगा आपको गुरु गोविंद गोविंद सिंह, जिसके नाम के पीछे सिंह की प्रथा, एकमात्र एक ही गुरु था जिसके नाम के पीछे। ये कौन से नंबर का है?
और ये कौन से नंबर का है? सिखों की लिपि का नाम बताइए। लिपि गुरुमुखी। कौन सी लिपि है भैया? गुरुमुखी। और गुरुमुखी लिपि चलाने वाले गुरु का नाम क्या है? गुरु अंगद। और एक बात बताइए, गुरु रामदास के समय भारत पे यानी कि जो मुगल साम्राज्य शासक था वो कौन था? अकबर। और अकबर ने इसको एक जमीन भी दी थी, किसके लिए? अमृतसर शहर बसाने के लिए। अमृतसर शहर की बात बोले तो क्या बोलोगे? और अमृतसर शहर के अंदर स्वर्ण मंदिर की बात बोले तो? इस अर्जुन देव की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई? तो कई बार यह प्रश्न आता है कि कौन से मुगल शासक ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी? जहांगीर ने। अगला देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई दोस्तों? देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक जो पड़ता है वह आपके कलकत्ता में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? कलकत्ता में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करवाई गई। किसके द्वारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो राइट उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या। कई बार ये प्रश्न आता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब बनाई जाती है? जयंती तो याद रखना 23 जनवरी को। कब आती है इसकी जयंती? तो कई बार ये प्रश्न आता है इसकी जयंती पे याद रखना पराक्रम दिवस बनाया था। कौन सा? पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर आता है? सुभाष चंद्र बोस की। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म पूछ लेगा किस राज्य में हुआ था, तो आप बोलोगे उड़ीसा में। कहां हुआ था? और उड़ीसा के किस जगह पे हुआ था? कटक। और आपको पता होगा कटक किस नदी के किनारे? महानदी के किनारे। और इसका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आप बोलोगे 1897 में। और किस तारीख को हुआ था? बनवारी बोलेगा। इसका जन्म किस तारीख को हुआ था? इतना बता दे तारीख। ये लिख रखा भाई बनवारी, ध्यान कितना है तेरो? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता, कोई नहीं बोलेगा, अर्जुन बोलेगा। गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? वेरी गुड, गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि का बताना है। लेकिन आपसे बोल दे सिख धर्म का संस्थापक कौन है? सिख धर्म का संस्थापक की अगर बात बोले तो बोलोगे गुरु नानक। लेकिन अगर बात की जाए तो वास्तविक 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 संस्थापक की बात बोलेगा ना आपसे, संस्थापक, तो याद रखना आपको 10वें गुरु, गुरु गोविंद। यानी कि सिख धर्म का प्रचलन ज्यादा किसने करवाया? गुरु गोविंद सिंह ने। इसलिए इसको वास्तविक क्या बोला जाता है? सिख धर्म का संस्थापक। लेकिन ओनली फॉर क्या पूछे? सिख धर्म की नींव रखने वाला कौन था? लेकिन यहां गुरुमुखी लिपि पूछा गया, जिसकी क्या है? देखो, लिपि का मतलब होता है अक्षरों की बनावट, ठीक है ना। तो अक्षरों की बनावट को लिपि बोलते हैं। जैसे हमारी भारत की जो लिपि है वो कैसी है? देवनागरी है। जो लिपि है उसके नाम है बनावट को देवनागरी। लेकिन हम हमारी भाषा पूछे तो हिंदी बताना है। जैसे पंजाबियों की क्या आती है? पंजाबी। आगे देखिए, रेशम उत्पादन में अग्रणीय राज्य बताना है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन किया जाता है। देखो, आपको पता होगा रेशम को प्राप्त करने के लिए कीट होते हैं। क्या होते हैं? और उन कीट का जो पालन किया जाता है वो आपके सहतूत के पेड़ के पत्तों पे किया जाता है। और ऐसी विधि को जो पालन करते हैं उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? तो कई बार ये प्रश्न आता है, रेशम कीट पालन विधि का नाम क्या है? सेरीकल्चर। और भारत में सबसे बड़ा ये सेरीकल्चर वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा है भैया? कर्नाटक, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा रेशम कीट उत्पादन किस राज्य में होता है? और कई बार प्रश्न आया तो आपको उत्तर क्या देना पड़ेगा? कर्नाटक। अब कई बार यह पूछ लिया जाता है भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहां होता है? चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक जूट उत्पादन भी किस राज्य में होता है? जूट का। तो क्यों रहेंगे? जूट की अगर बात की जाए तो किस राज्य में बताओगे आप? पश्चिम बंगाल में। और एक बात बताइए, सर्वाधिक केसर का उत्पादन क्या होता है? केसर। और सर्वाधिक भारत के किस राज्य में सेब का उत्पादन होता है? सर्वाधिक केला उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक आलू उत्पादन कहां होता है? आलू होता है यूपी में, केला होता है तमिलनाडु में, और सेब होता है हिमाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न को देखिए क्या देंगे। क्या चीज? केसर भाई एक जड़ी बूटी के रूप में आपके ताकतवर के लिए ली जाती है। केसर गर्भवती महिलाओं के लिए आती है, स्वास्थ्य के लिए आती है, और स्किन प्रॉब्लम होती है उनको दूर की जाती है। मुगल वंश के कुल कितने शासकों ने शासन किया था?
मुगल वंश। देखो मुगल वंश ने राज किया था आपके 1526 से लेकर आपके 1857, क्योंकि अंतिम जो शासक था वो था बहादुर शाह जफर, और वो कौन से नंबर का शासक था? 18वें। तो 18वें नंबर का शासक था बहादुर शाह जफर। तो मुगल साम्राज्य में अगर आपसे पूछे तो कितने शासक बताओगे? 18 है। देख ले कितना है। कोहिनूर हीरे को किस स्वदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था? भारत से जो कोहिनूर हीरा है, और याद रखना इस कोहिनूर के हीरे को निकाल के आज ये ब्रिटेन की जो महारानी का ताज होता है ना, क्राउन, उसके अंदर म्यूजियम में जड़ रखा है। और ये कोहिनूर का हीरा निकाला गया था आपके गोलकुंडा। गोलकुंडा क्या पड़ती है? एक खान पड़ती है। और ये गोलकुंडा की खान कहां पड़ती है? वर्तमान बताना, तेलंगाना। कहां पड़ती है? तेलंगाना। यहां से निकाला गया था। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा यही है। तो इसकी उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। और इसको लूटने वाला 1739 के अंदर कौन था भैया? नादिर शाह। कौन था भैया? नादिर शाह। और बताते हैं कि मुगल शासक एक का नाम आता है शाहजहां। क्या नाम आता है? शाहजहां। शाहजहां ने अपने दरबार में बैठने के लिए एक सिंहासन बनाया था जिसका नाम था मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन को लूटा भी किसने था? नादिर शाह। तो कई बार ये प्रश्न आएगा, कोहिनूर के हीरे को लूटने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। नादिर शाह। वर्तमान में कोहिनूर का हीरा कहां है? ब्रिटेन, इंग्लैंड के अंदर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम बताना है। जैसे भारत में जो चलता है उसको बोलते हैं भारतीय रूपा, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में चलने वाली मुद्रा का नाम क्या है? रेंड नाम है। यह आपको ध्यान देना। लेकिन येन कहां की चलती है? बनवारी बोलेगा। येन है अमेरिका तो डॉलर है। वेरी गुड, जापान। इसका मतलब याद करने लग गया ये भी। तो यानी कि येन कहां का है? जापान का। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। रियो डी जनेरिया ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष किया गया? तो पृथ्वी पे जो भी जितनी भी आपके कोई समस्या होती है उनको दूर करने के लिए एक मीटिंग की गई थी, और ये हुआ था 1992 में, रियो डी जनेरिया। और रियो डी जनेरिया में याद रखना सन 2016, सन 2016 के क्या हुए थे यहाँ पे? ओलंपिक। तो कई बार ये भी प्रश्न आता है कि 2016 में ओलंपिक खेल कहां पे हुए थे? रियो डी जनेरिया ब्राजील में। और इसके बाद जो हमारे ओलंपिक हुए वो कब हुए? 2020 की बजाय से हम कब खेला? 2021 में। कारण क्या था? कोरोना आ गया था। और ये 2021 के किस देश में हुए थे? ये जापान की राजधानी टोक्यो। और अब 2000 कब होंगे? 2024 में। और ये कहां पे होंगे? पेरिस में। तो ये भी कई बार पूछा था। रियो डी जनेरिया कहां पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। पृथ्वी सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ था? 1992 में। और याद रखना हमारे जो पृथ्वी दिवस है ये किस तारीख को आता है? वेरी गुड, 22 अप्रैल। तो 22 मार्च को क्या आता है? हाँ, जल दिवस। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। राज्य हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी, या राज्य हड़प नीति किसने लागू की थी? तो राज्यों को हड़पने की जो नीति थी भैया, राज्य को विलय करना, ये भैया आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू हुई थी। कब भैया? लॉर्ड डल। और अगर कई बार ये प्रश्न आता है कि जो लॉर्ड कर्जन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना, कई बार ये प्रश्न पूछ लेगा, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है? 1905 में। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? और एक बात और सुनना, जब बंगाल विभाजन किया गया, क्या किया गया भैया? बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन किस वर्ष होता है? तो आप बोलोगे 1905 में। तब आपका वायसराय भी कौन था? तो ये दो घटनाएं इसके लिए याद रखनी है, कर लोगे। और लॉर्ड रिपन को बताना आप स्थानीय, यानी कि जो दशक के जनगणना और स्थानीय स्वशासन का पिता बोलते हैं, सबसे अच्छा वायसराय ये था, सबसे बढ़िया। प्रथम, हाँ, प्रथम जो रेलवे व्यवस्था की अगर बात की जाए, देखो रेल याद रखना, एक आपको याद रखना डाक, और एक ये राज्य हड़प नीति। कई बार क्या होता है, यहाँ पे राज्य हड़प नीति की बजाय आपको राज्य विल्य मिलेगा। क्या मिलेगा? विल्य। तो विल्य का मतलब जोड़ना। अगले प्रश्न को देखना क्या दिया गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन का अधिकार किस देश से लिया गया? देखो, न्याय पुनर्वलोकन का अधिकार होता है अगर किसी हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट सुना दिया और उससे आप संतुष्ट नहीं हो तो अपनी अपील कहां करोगे? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट उस केस से रिलेटेड हाई कोर्ट से वो फाइल दोबारा मंगाता है। इसको बोलते हैं कि न्याय के अंदर दोबारा क्या करना? पुनर्गठन करना, न्याय पुनर्वलोकन करना। और ये बात हमने कहां से ली गई है? जहां से हमारा संविधान लिया गया। हमारा संविधान कहां से लिया गया? क्योंकि हमारा संविधान कैसा लिखा गया है, ये बात कहां से ली गई है? क्योंकि अमेरिका का पहला, सबसे पहला क्या था? लिखित संविधान।
तो विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का था? लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। वेरी गुड। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भारतीय संविधान में आपातकाल, आपातकाल का मतलब क्या होता है? अगर देश में कोई आपत्ति होती है, आपत्ति कई प्रकार से आ सकती है। अगर देश में कोई अंदर ही आपस में सशस्त्र लेकर लड़ाई करे, या कोई दूसरा देश युद्ध कर दे अपने ऊपर, या देश में कोई लड़ाई हो जाए, या कोई देश के अंदर वित्तीय आपातकाल, पैसों की कमी आ जाए, संकट आ जाए, अगर देश को बड़े बड़े हथियार खरीदने सेना के लिए और देश में पैसे नहीं है, तब केंद्र सरकार ये लगवा सकती है आपके। तो यानी कि आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? ये जो तीनों आपातकाल की बातें ली गई है, ये कहां से ली गई है? जर्मनी। कहां से ली गई है? ठीक ना, जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। कई बार ये पूछाता है। एक बात याद रखा, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? अकेला राष्ट्रपति नहीं करेगा। केंद्र के अंदर जो मंत्री परिषद होती है ना, उस मंत्री परिषद में कुछ मंत्री होते हैं, उनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री, हिंदी में बोलते हैं उनको मंत्रिमंडल। जब मंत्रिमंडल लिख के देता है ना, तब राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या करता है? फाइल को लगा देगा, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? एक 1962 में लगा है, एक 1971 में लगा है, एक 1975। एक बात बताइए, कोई भी आपातकाल लग जाए, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वित्तीय आपातकाल हो, तो वह अनुच्छेद कौन से कभी भी खत्म नहीं होते? 20 व 21। तो वह कौन से अनुच्छेद हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते? क्योंकि 20 और 21 में क्या बोला? 21 में बोला गया आपको जीने का अधिकार है, हमारे प्राणों की हम रक्षा करेंगे। हमारे मान लो कोई थप्पड़ मारा है, कोई गोली मारा, तो हम अपनी रक्षा कर सकते हैं। और आर्टिकल 20 में किसी ने कोई क्या कर दिया, कोई खून कर दिया, कोई मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसको जेल क्या करेगी? गिरफ्तार करेगी। तो गिरफ्तारी के विरुद्ध ये आर्टिकल है, और जीने के अधिकार ये है। तो ये कभी बंद नहीं होते, बाकी और राष्ट्रपति बंद करवा सकता है। एक छोटी सी बात बताइए मुझे, आपातकाल का जो उपबंध है ये किस देश से लिया गया अर्जन? जर्मनी से। कहां से लिया गया? और आपातकाल के बारे में जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 352 से लेकर 300, इन दोनों के बीच में फंसे हैं आपके रात। और ये जो आपके भाग संख्या पूछ ले कि कौन से भाग संख्या में संविधान के, तो भाग संख्या 20 में, सॉरी भाग संख्या 18 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में या आपातकाल के बारे में भाग संख्या कौन सी है? 18। और अनुच्छेद 352 से लेकर 300। और आपातकाल के प्रकार कितने हैं? एक तो आता है 352 में, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, जब देश को दिक्कत होती है। और एक किसी राज्य को दिक्कत होती है तो उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, वो 356 में। और एक देश में पैसा कमी हो जाए उसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक नहीं लागू हुआ। तो कई बार ये प्रश्न आता है, भारत का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अभी तक कोई भी छेड़खानी नहीं की गई? इसको तो छेड़ा ही नहीं अभी तक। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। छठी अनुसूची के तहत एक ऐसा राज्य जिसे जनजातीय प्रशासन के लिए सम्मिलित नहीं किया गया। देखो, 4 भारत के ऐसे राज्य हैं, और जिनमें जो ये लोग रहते हैं ना, एसटी लोग, इनको विशेष आरक्षण दिया गया उस अनुसूची के अंदर। किसके अंदर? तो आपको इतना पता चल गया कि छठी अनुसूची में कौन से लोगों को आरक्षण दिया गया, और ये कितने राज्यों के लिए? ये 4 ही राज्यों के लिए। लेकिन 4 राज्यों में से ऐसा कोई यहां राज्य फंसा है वो उससे संबंधित है ही नहीं, क्योंकि उसका जो उल्लेख है वो कौन सी अनुसूची में है? तो कभी प्रश्न आ जाएगा, तो मणिपुर के अनुसूचित जनजाति का प्रशासन कौन सी अनुसूची करेगी? लेकिन छठी अनुसूची में कितने राज्यों के लिए करना है, और कौन सी जाति के लिए करना? ओनली फॉर। याद रखना, भारत में इस प्रकार की भी तो जाति रहती है और इस प्रकार की भी जाति रहती है। इन सभी का आरक्षण व इनका संरक्षण कौन सी अनुसूची करती है? 5वीं। लेकिन भारत के लिए छठी अनुसूची कितने राज्यों के लिए है भैया, और कौन सी जाति के लिए? ओनली फॉर। तो आपको यह पता चल गया, जो 4 राज्यों की एसटी जनजाति का संरक्षण है वो कौन सी अनुसूची करेगी? तो उनका 5वीं में होगा या नहीं होगा? उनका 4 राज्यों की इन जातियों का 5वीं में कौन सी में होगा इनका? तो ये 4 राज्यों में, एक तो ये राज्य काट दो, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और यहां पे याद रख लेना असम। क्या रख लोगे? तो भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जिनकी अनुसूची छठी एसटी लोगों का आरक्षण करती है? तो जिसमें असम भी है, त्रिपुरा भी है, मेघालय और मिजोरम। अगले प्रश्न को देखिए। भारत आने वाला पहला ब्रिटिश जलपोत यानी कि एक जलीय जहाज कौन सा था? अंग्रेजों द्वारा भेजा गया था, भारत में एंट्री लेता ही, ठीक ना। तो याद रखना, उसका
रेड ड्रैगन। कौन सा था भैया? रेड ड्रैगन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न को। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है और पूरब में डूबता है? एक बात बताइए, आप किस ग्रह पे रहते हो युवराज? पृथ्वी पे रहते हो। जब कभी भी आप पृथ्वी पे रह रहे हो तो आपको सूर्य हमेशा किस दिशा में दिखता है? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ना वो कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूरब घूमती है, इस प्रकार घूमेगी। तो इसलिए जो कोई भी ग्रह ऐसे घूमेगा ना उसके सूर्य हमेशा किस दिशा में उगेगा। लेकिन अगर कोई ग्रह पूरब से पश्चिम घूमेगा ना, पूरब से पश्चिम, ये ऐसे घूमेगा अब पूरब से पश्चिम, तो यहां पे जो सूर्य है ना वो बल्कि पूरब में ना दिखकर कहां दिखेगा? तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो 6 आपको याद रखने वो इस प्रकार के हैं और 2 आपको याद रखने वो इस प्रकार के। अब 2 कौन कौन से? दोनों उल्टे काम करेंगे, एक आगे का 2 नंबरी और एक पीछे का 2 नंबरी। आगे के 2 नंबरी का नाम है शुक्र और पीछे के 2 नंबरी का नाम है अरुण। तो याद रखना, अरुण में अगर कोई व्यक्ति बैठ जाएगा रहेगा तो बोलेगा कि मेरे जो सूरज उगता है वो पूरब में नहीं उगता, पश्चिम में। शुक्र भी बोलेगा कि मेरे जो सूर्य उगता है वो पूरब में नहीं, कहां उगता है? क्योंकि ये जो परिभ्रमण है ये उल्टा करते हैं पूरब से। और बाकी 6 ग्रह कैसे करते हैं? पश्चिम से। जो पश्चिम से पूर्व घूमेगा तो उनको सूर्य कहां दिखाई देगा? पूर्व में। तो इनमें से कितने ग्रह बताने पड़ेंगे आपको? तो इस ऑप्शन में राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? दूसरा पूछे तो कौन सा बताएगा बनवारी? एक तो शुक्र है। हाँ वेरी गुड लिख रखे हो अरुण, ध्यान बना ले क्लास में, तोड़ूंगा नहीं तो हड्डियां ना तेरी। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन भत्ते का वर्णन किस अनुसूची में? देखो हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार में नेता लोग होते हैं जिनको पैसा मिलता है। क्या मिलता है? पैसा बनाने का काम कौन करता है कि कितना क्या पैसा देना है, संशोधन कौन करेगा? पर एक बात पूछ ली जाती है कि इनको वेतन दिया गया, तो कौन सी अनुसूची में बोला गया ये बात कि भारत सरकार के व्यक्तियों को वेतन भी मिलेगा और भत्ते भी मिलेंगे? देखो एक बात बताइए, एक तो होता है वेतन, एक क्या होता है, और एक होता है भत्ते। क्या दोनों अलग अलग बात है? बताइए अब। अलग अलग है, बिल्कुल सही है। देखो वेतन का मतलब होता है, जैसे मैं एक टीचर हूं 3rd ग्रेड का और एक मेरा दोस्त भी टीचर है 3rd ग्रेड का। हम दोनों को किसी जिले के अंदर भेज दिया और हमें क्या मिल रहा है? एक 20-20 हजार रुपए की नौकरी मिल गई हमें। अब मिल गई, अब पता चला कि वहां पे एक टीचर से काम चल सकता है, लेकिन एक टीचर को किसी दूसरे जगह पे भेजने की आवश्यकता पड़ गई। अब उसको भेजा, वहां पे रहने का, खाने का, पीने का जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो क्या होती हैं? जैसे राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कितने लाख रुपए है, लेकिन राष्ट्रपति को गाड़ी, कहीं पे जाना, उसको मकान, खाना पीना, वो सब उसके क्या कहलाते हैं? भत्ते कहलाते हैं। तो भत्ते और वेतन की यही बात कौन सी अनुसूची में बोली है? पहले पैसे लेगा फिर काम करेगा। यानी कि इन सभी व्यक्तियों की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? शपथ, सॉरी अनुसूची 3 में। और वेतन की बात बोले तो दूसरी। और भारत के जितने भी राज्य हैं उनका नाम क्या है, उनका क्षेत्र कितना, उनकी राजधानी कौन सी है, ये बात कौन सी अनुसूची में? प्रथम में। और शपथ का उल्लेख, मैं देश का राष्ट्रपति हूं, इस पद के लिए शपथ लेता हूं, ये बात किस आर्टिकल में बोला, सॉरी अनुसूची में बोला है? 3। लेकिन राष्ट्रपति के लिए नहीं बोला, और बाकी व्यक्ति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के लिए उनकी शपथ का उल्लेख 3 में नहीं है, 3 आदमी का, बाकी सभी का है। अनुसूची 4 में बोला गया कि जो राज्यसभा की सीटें वो कितने राज्य में कितनी कितनी सीटें बांटी गई है। तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कौन से अनुसूची में है? तो एक बात बताइए, राज्यसभा की सीटें वर्तमान में कितनी है? इस 245 में से अर्जन किस राज्य में ज्यादा है? कितनी है? राज्यसभा, हाँ पढ़ना है छोरो, राज्यसभा कितनी सीट है? हो रहा है यूपी के अंदर। और अगर मैं बात करूं यूपी में लोकसभा की कितनी है? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न को। हमदर्द पुस्तक के लेखक कौन है? हमदर्द नामक पुस्तक के लेखक की बात कर रहा है दोस्तों, बताइए फटाफट से। इंदु देवी, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। हमदर्द नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखना, महमूद अली जिन्ना, मौलाना हामिद, या अब ये आपके क्या दे रखा है ये देख लो भाई साहब। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा
मोहम्मद अली जिन्ना, ये पाकिस्तान के क्या थे पहले? वायसराय। तो ये भी याद रखना है। तो राइट उत्तर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। अगला देखिए, कुकी जनजाति, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आपसे कई बार ये बोलेगा भील जनजाति की उत्पत्ति बतानी है, कहां से है। भील पूछे कहां बताओगे, लेकिन आपसे बोलेगा संथाल जनजाति, संथाल। जब सिंथोल साबुन बालों में लगाओगे तो क्या उठेंगे? झाग। झाग से बन जाएगा। हाँ, वो इसी जनजाति के वर्तमान में राष्ट्रपति है जो। अब ये कुकी जनजाति कहां की है भैया, तो याद रखना मणिपुर की। अगले प्रश्न में देखिए, तो जनजाति से आपसे प्रश्न पूछ लेता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से? हमारी पंचायत का उल्लेख कौन से अनुसूची में किया गया? वेरी गुड, कौन से में किया गया? और नगर पालिका, नगर निकाय बोलते हैं, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। और दल बदल कानून, दल बदल कानून का मतलब होता है अगर आप किसी पार्टी को छोड़ के जाते हो तो आपको इस सीट खारिज होगी, लेकिन पूरी पार्टी में से 1/3 सदस्य छोड़ के जाते हैं तो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और 9वीं अनुसूची में दिया गया भूमि सुधार कानून। क्या दिया गया है? भूमि सुधार कानून। एक बात बता दे अर्जन भाई, अनुसूचियां कितनी है? वेरी गुड, धन्यवाद। पहले कितनी थी? हैं 12, और पहले 14 के रहे। और अब कितनी है? तो ये बता कौन सी अनुसूची में राष्ट्रपति को वेतन मिलता है? ये इतने तो बढ़ा के गए हो, वेतन कौन सी मिला है? क्या रहे? तू घबरा जे, घबरावे क्यों है? ग्रीनविच रेखा कहां से गुजरती है? अब ये नहीं समझ में आता गुरुजी ग्रीनविच रेखा क्या है? देखो, जो विश्व का क्या बताती है? समय बताती है। विश्व का क्या बताती है? अब विश्व का समय बताएगी, उसको क्या बोलेंगे? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। क्या बोलेंगे? और ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर, कौन सी है? और याद रखना इसे ग्रीनविच क्यों बोला, क्योंकि लंदन से गुजरती है। कहां से गुजरती है? जब ये उत्तरी ध्रुव से चलती है तो लंदन में एक शहर आता है जिसका नाम है ग्रीनविच। इस कारण इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीएमटी। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। यानी कि ग्रीनविच शहर से माना गया समय आपका क्या कहलाता है? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। और वो कौन सी रेखा है? 0 डिग्री। और जो हमारे भारत के समय रेखा, हमारे भारत का कौन सा है? 82.5 डिग्री।
मूल कर्तव्य हमारी ड्यूटी है, हम संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी रक्षा करेंगे, गान की रक्षा करेंगे, सार्वजनिक स्थलों को बचाए रखेंगे। हमारे माता पिता का कर्तव्य हमारे बच्चों को यानी कि 6 से 14 बच्चों को पढ़ाना है। तो ऐसे कुछ मूल कर्तव्य हैं। एक पापा की परी और आ रही है क्लास में। बताऊंगा तेरे तो थाईलैंड दिखा के लाऊंगा, तो रुक जा। चल गई ना क्लास? अब बताइए, जम्मा शेयर कौन करी आज क्लास में? तो मूल कर्तव्य खड़ो लेड़े जीतू, जो विश्व को सारो बड़ो देश है रूस, खड़ू लेड़ा ये रूस हूं, तो इसका राइट उत्तर अपना क्या हो जाएगा? पूर्व सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस या रसिया बोलते हैं। ठीक है ना? और याद रखना आयरलैंड से जो लिए गए वो उसका नाम आता है राज्य, राज्य के नीति, नीति निर्देशक, निर्देशक तत्व। जापान से विधि के समक्ष कानून बनाने की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया से लिए गए समवर्ती, समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची को कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन आपसे पूछ ले मूल अधिकार कहां से लिए गए? मूल अधिकार लिया आपके यूएस से यानी कि अमेरिका से। बैठ जा भाई जीतू। केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? जैसे आपसे बोल देगा राजस्थान का जो हाईकोर्ट है वो कहां पे है, यानी कि मेन पीठ कहां पे है इसके? जोधपुर। और खंडपीठ कहां पे है? तो यानी कि राजस्थान के हाई कोर्ट का नाम आता है जोधपुर हाई कोर्ट। ऐसे केरल का जो हाई कोर्ट है उसकी जो मेन ब्रांच है वो कहां पड़ती है? एर्नाकुलम। कहां पड़ती है भैया? एर्नाकुलम। तो राइट उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अब एक बात बता, तू बता मुझे शिवनाथ, हमारे देश में कोई भी हाई कोर्ट के अंदर कोई जज है, वो अपने आयु की कितने वर्ष तक सेवा दे सकता है? सेवा। सुप्रीम कोर्ट में कितना होता है? 65। हाँ, हाई कोर्ट में कितना होता है? तो 62 वर्ष की आयु के बाद में उसको अवकाश ग्रहण करना पड़ेगा। एक बात बताइए, हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? वेरी गुड, धन्यवाद। 25। हाई कोर्ट कितनी है? अब एक बात बताइए, सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? बड़ा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बड़ा का मतलब होता है उसके अंदर बेंच होते हैं। क्या होते हैं? बेंच का मतलब ये नहीं जिसपे आप बैठे हो, बेंच का मतलब तो केस फाइलें। तो बेंचों के अकॉर्डिंग जहां की जनसंख्या ज्यादा है वो ऑटोमेटिक वहां बेंच बड़ा होगा। तो यानी कि ये किसका है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट देश का कैसा हाई कोर्ट है? क्योंकि इसके अंदर वर्तमान में 100 न्यायाधीश काम कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? लेकिन इसके अंदर कितने न्यायाधीश काम कर सकते हैं वर्तमान में? लेकिन कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद छोटे हाईकोर्ट की अगर बात करें तो आपको पता ही चल जाएगा, सिक्किम है। कौन सी भैया? जिसकी जनसंख्या कम है, गोवा का क्षेत्रफल। सिक्किम के अंदर हाईकोर्ट कितने काम करते हैं और यहां पे कितने करते हैं? देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। और छोटा पूछे तो देश में हाईकोर्ट की संख्या कितनी है? अब आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है, देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बना था? पहला, वेरी गुड, कलकत्ता। कौन सा बना था? और दूसरा बना था आपके मद्रास हाईकोर्ट। कौन सा बना था? और तीसरा बना था जिसको बोलते हैं बंबई हाईकोर्ट। क्या बोलते हैं? आप ध्यान सुनना, आज वर्तमान में कलकत्ता का नया नाम है कोलकाता, जबकि मद्रास का नया नाम है चेन्नई, लेकिन बंबई का नया नाम है। इन शहरों के नाम बदल गए, लेकिन हाईकोर्ट के जो नाम है ना वो वैसे के वैसे हैं, ये याद रखना। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? अब ये बताना है। सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर करें। अब ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति के क्रम पे अभी वक्त वर्तमान में कौन से नंबर के है? और 15वें का नाम क्या है? द्रौपदी, द्रौपदी मुर्मू। एक तो ये पता चल गया, यानी कि कितने व्यक्ति आ चुके?
पहले नंबर की अगर बात करेंगे तो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरे नंबर की बात करें तो मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम आता है जाकिर हुसैन। और चौथे नंबर का था वीवी गिरी। कौन था भैया? वीवी गिरी। और पांचवें नंबर का कौन था? फखरुद्दीन अहमद अली। तो यहां पे राइट उत्तर अपन क्या करेंगे? कहां है वीवी गिरी? दिख रहा है ए ऑप्शन में। और इसका जो कार्यकाल था ये सन 1969 से लेकर आपके 1974 तक। जाकिर हुसैन ऐसे राष्ट्रपति थे जो कार्यकाल पे आते और 2 वर्ष रहे और इनकी मृत्यु हो गई 1967 से। तो आपसे पूछेगा भारत के पहले राष्ट्रपति बताइए जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का भी नाम बताइए तो भी क्या बोलोगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और अनपढ़ यानी कि कम पढ़ा लिखा राष्ट्रपति पूछे तो क्या बताओगे? क्योंकि इसने एक पावर थी, एक विधेयक था, उसको कुछ समझ में नहीं अपने पास रख लिया, जिसको बोलते हैं आपके जेबी बिट्टो है। पहले 10 नहीं तो 10 पर डेढ़ो बताओ। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में होता। सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था और उड़ीसा के कलिंग नामक जगह पे किया गया था। तो यहां का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बाद में बौद्ध धर्म लेता है। महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? वह कौन सा अंग्रेज व्यक्ति है या वायसराय जिसने केसर हिंद की उपाधि? और याद रखना केसर हिंद की उपाधि इसने 1919 के बाद लौटा दी। और वो बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और ये जो उपाधि दी थी किसने दी थी? तो अंग्रेज लॉर्ड रिपन के द्वारा महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई है? केसर हिंद। केसर का मतलब होता है किसी ग्रुप का सबसे बड़ा लीडर। गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की। नहीं नहीं नहीं, जब आया था अगले वर्ष। हाँ, और 1915 में कहां से आया था ये? दक्षिण अफ्रीका। और 1916 में इसकी स्थापना हुई। अगले प्रश्न को देखिए। सवाना घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? सवाना घास के मैदान ये विश्व के सबसे ऊंचे घास के मैदान होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं गर्मी वाले। और इनमें हाथी वगैरह भी छुप जाते हैं, इसलिए इन घास को हाथी घास मैदान बोलते हैं। और ये आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ठीक है। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया। देखो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन्स। अफ्रीका का अंदर तो है आपके सवाना, वेल्ड भी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर घास के मैदान को क्या बोलते हैं? डाउन्स। राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया? राउरकेला जो कारखाना इसकी शुरुआत हुई थी भारत में 1959 में। कब हुई थी? यानी कि जब कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत में कितने कारखाने लगे थे लोहे के? एक लगा था आपके राउरकेला। राउरकेला की जो स्थापना की गई किस राज्य में की गई? उड़ीसा में की। और इसको पैसा किसने दिया था? जर्मनी। लेकिन याद रखना इंग्लैंड के द्वारा एक कारखाना लगाया गया था इसी वर्ष में जिसका नाम आता आपके दुर्गापुर। और ये कहां लगा था? पश्चिम बंगाल। और अगर बात की जाए तो एक तो दुर्गापुर हो गया, एक रूस की सहायता से इसी वर्ष लगाया गया था जिसका नाम आता है भिलाई। क्या नाम आता है? जो वर्तमान में पड़ता है आपके कहां? छत्तीसगढ़। कहां पड़ता है ये? पहले लगा था तब इसकी स्थापना कहां की गई थी? मध्य प्रदेश में। राजवीर ले नींद। तो भिलाई की स्थापना किस देश की सहायता से? और रूस के सहायता से सन तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया था 1964 में जिसका नाम आता है बोकारो। तो बोकारो लो इस्पात कारखाना कहां लगा था? झारखंड में। और ये कब लगा था? 1900। इसको भी पैसा किसने दिया? रूस ने। और भिलाई वाले को भी किसने दिया? रूस ने। जबकि इंग्लैंड दुर्गापुर और राउरकेला उड़ीसा में लगा, लेकिन पैसा किसने दिया? जर्मनी। अगले प्रश्न को देखिए। संसार का सबसे ऊंचा झील या संसार की सबसे ऊंची झील, इसको हनीमून लेक भी बोलते हैं। देख लो हनीमून लेक कौन सी है? टीटीकाका। और ये टीटीकाका पड़ती है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला बोली मैंने। याद रखना हिमालय विश्व की कैसी पर्वतमाला है? विश्व की लंबी कौन सी है? और विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला और बता दो।
अरावली। और ये कहां पड़ती है आपके? सीकर की रघुनाथ की जो पहाड़ी है वो सबसे ऊंची है। नहीं, अरे मैं सीकर की बात कर रहा हूँ। वो तो मने बेरा अरावली सारू ऊंची पहाड़ी गुरु सीकर है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ती है। गुजरात के पालमपुर से शुरू होती है और दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी पे जाती है। टोटल इसकी लंबाई जो पड़ती है वो 692 किलोमीटर है। लेकिन ये अरब सागर लक्षद्वीप में पानी में डूबी हुई है, पानी में डूबी हुई है, लेकिन हमें दिखती कहां से? ये गुजरात से। इसलिए टोटल लंबाई उसकी कितनी है? 692। गुजरात से लेकर दिल्ली और रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति का भवन बना हुआ जिसके 340 कमरे हैं। अगला प्रश्न देखिए, भूमि सुधार संबंधित अधिनियम का संबंध किस अनुसूची से? अभी पढ़ा है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। एक कानून बनाएगी केंद्र सरकार तो संघ सूची, राज्य कानून बनाएगी तो राज्य सूची, दोनों कानून बनाएंगे तो समवर्ती सूची। तो भूमि सुधार के लिए एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी 9वीं, और यह जोड़ी गई थी पहला संविधान संशोधन 1951 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। तो अनुसूचियां कितनी है अर्जन? पहले कितनी थी? यह ना पूछना, देख रो यह 15 जीके ठीक कराना चाहे किमी हो जाइयो। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को आता आपके पर्यावरण दिवस। क्या आता है? और 25 जनवरी को आती है अटल, सॉरी 25 दिसंबर को बर्थडे किसका आता है? और इसलिए इस दिवस बनाया जाता है सुशासन। तो सुशासन दिवस किसकी जयंती पर? अटल बिहारी वाजपेयी। किस तारीख को? 25 है। और ईसा मसीह का जन्म भी आता है। ईसा मसीह कहां का था? इजराइल। और ईसा मसीह यानी कि क्रिसमस डे। और 11 दिसंबर छोड़ो आपके 21 है जून। 21 जून को कौन सा दिवस है? योग दिवस। अब एक बात बताइए मुझे, विश्व विज्ञान दिवस कब आता है? ऑप्शन देता हूं, 10 नवंबर, दूसरा ऑप्शन है 28 फरवरी, और 10 दिसंबर, और भैया आपके 22 अप्रैल। यहां क्या लिखा है? विश्व विज्ञान दिवस की अगर बात करें ना, यहां विश्व है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं ना राष्ट्रीय, तो सीवी रमन की जयंती के कारण बनाते हैं 28 फरवरी। लेकिन यूनेस्को सरकार ने विश्व विज्ञान दिवस की घोषणा किस तारीख से मानी है? तो यहां दिया गया विश्व विज्ञान। तो बड़ा दिमाग की है। किशन चौधरी, राम राम गुरुजी, राम राम भाई, राम राम। किशन सेशन को शेयर करे सारे। अगले प्रश्न को देखिए, किन 2 मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद ने लिखी है? जिसको एक तो बोलते तू झुक ए बाबरी, एक तो है बाबरी और एक है जांगरी, यानी कि तू झुक ए जांगरी। तो एक बाबर से मिल रहा है और एक है जहांगीर से। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अगले प्रश्न को देखिए, टिहरी बांध भारत के किस राज्य से है? टिहरी बांध क्यों पढ़ो, क्यों नाश करो घर का को? थाने कै बार समझाया है। या एक नदी है भागीरथी, कौन सी नदी है? ये देख लियो, ये थारो पंजाब जम्मू कश्मीर सारा बेड़ा होगा। और या नदी है भागीरथी और या नदी है अलकनंदा, और दोनों जहां मिलते उसको बोलते हैं देव प्रयाग। क्या बोलते हैं? और ये देव प्रयाग किस राज्य में बनता है? और ये दोनों नदियां किस राज्य की है? दोनों नदियां किस राज्य की है? उत्तराखंड में ऊपर से एक नदी आती है जिसका नाम है बिलांगना। क्या नाम है? और बिलांगना और भागीरथी जहां पे मिलती है ना, भागीरथी, उसको बोलते अपन टिहरी बांध। क्या बोलते हैं? और ये देश का सबसे ऊंचाई पर है ये,
लगभग 260.5 मीटर इसकी हाइट है। देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अकेला एक नदी बोलेगा तो भागीरथी, और दो नदी बोले तो बिलांगना। ऑप्शन में ना दे रखा हो तो मुख्य नदी क्या बोलोगे? और किस राज्य में बताओगे? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तूने हिमाचल प्रदेश बोला था, मैं भाई यहां से सुना है मेरे इस कान से। तूने हिमाचल प्रदेश नहीं बोला पहले? कोई नहीं कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 8 अक्टूबर को, 8 मार्च को, 7 दिसंबर को। याद रखना 7 दिसंबर को बनाया जाता है झंडा दिवस, और 8 अक्टूबर को बनाया जाता है वायु, और 8 मार्च को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो प्रश्न में क्या बचे आपके? भगवान करे लाग जी ये शिवनाथ, नहीं तो दुर्गति बहुत होगी। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? अपनी चंद्रमा पृथ्वी को एक चक्कर लगाओगी तो याद रखना हमारी चंद्रमा को पृथ्वी की ओर घूमने में लगभग 27 दिन का और प्लस में 8 घंटे का समय लगता है। इसलिए मोटा मोटा इसको बोलूंगा मैं 27.32 दिन, यानी कि ये 8 घंटा दिन का कौन सा हिस्सा है? तीसरा। तो ये 8 घंटे पूरे लगते नहीं है, 7 घंटे 36 मिनट के आसपास समय लगता है। इसलिए आपका राइट उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।